हेलो एवरीवन, आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। हम आगे BTTH नोवेल के एपिसोड नंबर 254 पे और इस एपिसोड में फॉलिंग स्टार पवेलियन, पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली, फ्लावर सेक्ट मिलके अलायंस को क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही में हॉलो सोल का डेप्यूटी हॉल चीफ दिखाई देगा। अब एग्जैक्टली सीन क्या है, चलो जानते हैं आगे की स्टोरी में। उससे पहले पिछले पार्ट का रिकैप हो जाए। पिछले एपिसोड की शुरुआत में आसमान में काले बादल इकट्ठे हो चुके थे। भले ही ओल्ड डीमन होगी जो 9 करोड़ पे लाइटनिंग होती है उसका अमाउंट ज्यादा हो, लेकिन जियान की ब्लैक डीमन लाइटिंग सभी को चिल फील करवा रही थी। कुछ ही समय के बाद उन काले रंग के बादलों के बीच में एक बड़ा सा ब्लैक होल फॉर्म होता है। इसमें से काले रंग का थंडरबोल्ट बाहर आया था। जियान तुरंत ही अपने 5 स्काई डीमन पपेट को सम्मन करता है, लेकिन पहले वाले सीन रिपीट नहीं होते। अब जब वो काले रंग का थंडरबोल्ट इन ब्लैक डीमन पपेट की बॉडी से टकराता है, हमें तुरंत ही ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। जियान समझ गया था कि उसके स्काई डीमन पपेट इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रिसीव करने के कैपेबल नहीं है। इस वजह से फाइनली समय आता है जब जियान खुद एक्ट करेगा। जियान को आगे बढ़ते हुए कई लोग एकदम शॉक फील करते हैं। वो बिलीव नहीं कर पाते कि जियान के पास इतनी हिम्मत है कि वो खुद इस ब्लैक डीमन लाइटिंग का सामना करे। लेकिन जियान के आगे के एक्शंस को देख के सभी के मुंह डब्बे की तरह खुले रह जाते हैं, क्योंकि जियान उस खतरनाक से थंडरबोल्ट का सामना करता है सीधे अपने फिस्ट से। इन दोनों के कोलाइड होने पे एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म क्रिएट होता है। बेसिकली अब क्योंकि जियान मैदान में उतर चुका होता है तो फिर ब्लैक डीमन लाइटिंग को हारना ही था। फाइनली लाइटिंग स्कैटर हो जाती है, लेकिन इसी पल में जो आसमान में फायर ड्रैगन होता है उसमें से एक रे ऑफ लाइट बाहर शूट होती है। लेकिन जियान ने तुरंत इसे पकड़ लिया था। ये एक ड्रैगन की आंख जितनी बड़ी पिल होती है। ये पिल शुरुआती फिरोज से बीच में ट्रांसफर होने के बाद जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। ऑफ कोर्स इससे जियान का कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर एक्चुअली में खुद को जियान की कॉपी बना लेती है। एक दूसरे जियान को देख के जियान भी काफी अजीब फील कर रहा था, पर टाइम को ना वेस्ट करते हुए वो इस पिल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। अंत में जाके इस मेडिसिन पिल को कैप्चर कर लिया गया था। जियान इसे इंट्रोड्यूस करवाती हुए बोलता है, यह है ग्रेट बोधिसत्व रिटर्निंग पिल। इसका इस्तेमाल करने से पीक 2000 क्लास के एक्सपर्ट्स के ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बहुत ही बड़ी इंक्रीज होती है। इसी के साथ जियान सिलेक्शन प्रोसेस को जीत के स्मॉल पिल टावर के एक एल्डर बन गया होता है। कुछ समय बाद येलो और जियान स्मॉल पिल टावर के एल्डर काउंसिल से मीटिंग करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर इन दोनों के अलायंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अलायंस की प्रोसेस को फॉर्मली कंप्लीट करने के लिए इन्हें 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचना होता है। ये 3 दिन काफी जल्दी बीत जाते हैं। इस समय येलो की टोली एक स्क्वायर के ऊपर खड़े होकर आने वाले मेहमानों को इंतजार कर रही होती है। सबसे पहले आने वाला ग्रुप फ्लावर सेक्ट का था। इसमें सबसे आगे होती है दोनों ग्रैंड एल्डर्स। लेकिन जब येलो इनसे बात कर रहे होते हैं, स्क्वायर के ऊपर अचानक से एक तीखी लाल रंग की लाइट फ्लैश होती है। हमें बर्निंग फ्लेम वैली का ग्रुप दिखाई देता है, जिससे वो रेड हेड ओल्ड मैन लीड कर रहा था। वो हंसती फॉलिंग स्टार पवेलियन के वातावरण की थोड़ी तारीफ करता है। जब येलो उसे देखते हैं वो कहते हैं होयन, तो ये ओल्ड डीमन अभी भी जिंदा है। अब आगे क्या होने वाला है चलो उसके बारे में हम जानते हैं इस एपिसोड में। इस रेड हेड ओल्ड मैन को देख के जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ग्रेव हो चुका था। वो मन ही मन में कहता है, लगता है ये बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर होयन है। ये सच में काफी पावरफुल है। उसकी सेंसेस उसे बता रही होती है कि इस ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 शैंक पे पहुंच चुकी है, और तो ये जियान से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि है 1 स्टार 2 शैंक के इंटरमीडिएट लेवल पे। एक 2 शैंक लेवल के एक्सपर्ट को पोजेस करने के बाद भी बर्निंग फ्लेम वैली इतने सारे सालों से लगातार 3 वैल्यू में से एक बनी रही है। जिस तरीके की इसकी स्ट्रेंथ है, इसे डेफिनेटली प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन लगता है ये अपनी स्ट्रेंथ को रिवील नहीं करना चाहते थे। एंसेस्टर होयन आसमान में तेजी से हंसते हुए बोलते हैं, ओल्डिया अनएक्सपेक्टेड बात है, कितने सालों के बाद भी तो अभी तक जिंदा हो गए। वो टैंगजिन और टैंग होर को लेके पत्थर के स्क्वायर पे लैंड कर जाते हैं। येलो को देख के वो फिर से तेजी से हंसने लगे थे। लगता है एंसेस्टर होयन और येलो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। येलो हंस के बोलते हैं, ओल्ड फेलो तुम एक्चुअली में 2 शैंक में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। ये सुन के एंसेस्टर होयन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो जियान की तरफ देख के बोलते हैं, ब्रेक थ्रू के समय ये एंसेस्टर मौत को छू के टक से वापस आ चुका है। अगर तुम्हारे पीछे खड़े इस लड़के का कंपेयर किया जाए तो इस एंसेस्टर का फेट बहुत ही खराब है। जियान भी स्माइल के साथ दोनों हाथ कब करके बर्निंग फ्लेम वैली के मेहमानों को स्वागत करते हुए बोलता है, मैं जूनियर जियान एंसेस्टर होयन और वैली चीफ टैंग का स्वागत करता हूँ। एंसेस्टर होयन की आंखें जियान को लगातार ऑब्जर्व करती रहती है। वो कुछ समय के बाद नोट करके बोलते हैं, तो तुम वो जियान हो, सच में तुम काफी आउटस्टैंडिंग हो, तुम मेरे होर से बिल्कुल सूट करोगे। जब उसके एंसेस्टर पब्लिकली ऐसी बात करते हैं, टैंग होर का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। लेकिन टैंग होर पब्लिकली इस बुड्ढे से कुछ कह नहीं सकती थी। बस उसकी वो फरोशियस आंखें इस बुड्ढे को घूरती रहती हैं। एंसेस्टर होयन के शब्दों को सुन के जियान थोड़ा सा एम्बेरेस फील करता है। वो बस एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपने सिर को हिला ही सकता था। उसके पास रिप्लाई करने का कोई शब्द नहीं होते। जब जियान एंसेस्टर होयन के शब्दों की वजह से हेल्पलेस फील कर रहा होता है, अचानक से उसकी सेंसेस किसी चीज को डिटेक्ट करती हैं। उसकी आंखें देखती हैं स्टार रिल्म के एंट्रेंस की तरफ। वो कहता है पिल टावर की पार्टी यहाँ पे आ चुकी है। अचानक से स्टार रिल्म का एंट्रेंस एकदम ट्रेम्बल होता है। अजीब तरीके से कुछ फिगर्स आसमान में अपीयर हो गए थे।
थे। ये पिल टावर के फर्स्ट एडलर और जॉन कॉन्जी का ग्रुप होता है। पिल टावर के फर्स्ट एडलर को यहाँ प्रिपेयर होते हुए देख एंसेस्टर हुयन के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहते हैं हाँ ओल्ड डीमन लिन, तो एक्चुअली में तुम्हारा भी यहाँ पे आना हो गया। इस सवाल को सुन के फर्स्ट एडलर हल्के से हंस के बोलते हैं क्या हुआ ओल्ड डीमन हुयन, कि यहाँ पे आना बस तुम्हारे लिए अलाउड है। सारी पार्टीज के यहाँ पे आ जाने के बाद येलो स्माइल के साथ बोलते हैं क्योंकि आप सभी यहाँ पे आ चुके हो, हमें आगे के मामले को हॉल में जाके डिस्कस करना चाहिए। तुरंत ही वो पीछे मुड़ के फॉलिन स्टार पवेलियन की मेन हॉल की तरफ चले जाते हैं। पीछे से सभी लोगों ने फॉलो करते हैं। सीन होता है एक बड़े से हॉल का, सारे फिगर्स अपने अपनी सीट्स पे बैठे हुए होते हैं। कुछ देर तक नॉर्मल बातचीत करने के बाद समय आता है मेन टॉपिक का। येलो की आंखें पूरे हॉल को देखती हैं। वे एक काम आवाज में कहते हैं एवरीवन, आप सभी का हमारी फॉलिन स्टार पवेलियन में पर्सनली आने का धन्यवाद। आज के मैटर के बारे में आई गेस सभी को पता ही होगा। मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ कि यहाँ पे सभी को हॉलो सोल के एक्शंस के बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि हर साल हॉलो सोल के हाथों से मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या एल्केमिस्ट की होती है। इस वजह से सबसे बड़ा नुकसान तो पिल टावर का हो रहा है। इतने सालों से प्रोफाउंड स्काई सेक्ट फ्लावर सेक्ट के ऊपर जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी हॉलो सोल की छाया लगती है। पहले एंसेस्टर हुयन और हॉलो सोल के बीच में दुश्मनी हुई थी, लेकिन हॉलो सोल की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की वजह से उन्हें भी अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा। इन तीनों फैक्शंस और हॉलो सोल के बीच में कौन कौन सी ग्रजेस हैं, येलो को अच्छे से पता होता है। ऐसी पुरानी दुश्मनियों के बारे में जियान को भी नहीं पता होता। येलो कहते हैं कुछ समय पहले प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने कुछ फैक्शंस को मिला के मेरी फॉलिन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोफाउंड रिवर अलायंस को फॉर्म किया। हॉल ऑफ सोल की शैडो वहाँ पे भी मौजूद थी। और तो और मैं और जियान हॉल ऑफ सोल के साथ एक आसमान के नीचे नहीं रह सकते। मैं यहाँ पे अलायंस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हॉल ऑफ सोल हम सभी का कॉमन एनिमी है। येलो के शब्दों को सुनने के बाद बिना रियलाइज करे सभी लोग नोट कर देते हैं। वो येलो से एग्री करते थे। इस समय एंसेस्टर हुयन के हाथों में तो फायर वॉल्स होती हैं। वो उन्हें घुमाते हुए बोलते हैं अलायंस तो ठीक है, लेकिन एक बार अलायंस को ज्वाइन करने से मुझे नहीं लगता कि हमारी फैक्शंस के अंदरूनी मामलों में कोई भी इंटरफेयर करेगा। क्यों? येलो सीरियस आवाज में कहते हैं ये अलायंस इक्वल टर्म्स में फॉर्म होगी, हर एक पार्टी बराबर है, तो फिर काफी नेचुरल है कि किसी के पास अथॉरिटी नहीं होगी जो दूसरी पार्टी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सके। इनके शब्दों को सुन के सभी के एक्सप्रेशन रिलैक्स हो जाते हैं। किसी भी अलायंस की फॉर्म होने में सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है कि कहीं फैक्शंस को अपनी आजादी न खोनी पड़े। अगर ऐसे इंसिडेंट होता है तो फिर अलायंस की तो बात ही छोड़ो, सेक्ट्स के बीच में मनमुटाव और बढ़ जाएगा। सभी के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद जियान समझ चुका था कि ये सभी क्या सोच रहे हैं। वो तुरंत ही डीप आवाज में कहता है हमारी अलायंस की रेस्ट्रिक्शंस हार्श नहीं होने वाली, लेकिन इनमें से एक रेस्ट्रिक्शन ऐसी है जिसके हिसाब से हमारे सारे फैक्शंस साथ में अटैक और डिफेंड करेंगे। अगर कोई परेशानी का सामना करता है तो फिर हम सबको मिलकर उसे फेस करना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी इंडिविजुअल स्टैंड से हॉलो सोल से फाइट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। इस वजह से हमें इस अलायंस को फॉर्म करना ही होगा। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर नोट करके बोलते हैं ये अलायंस काम करेगी। वो ग्रीन रोज को पहनी हुई ब्यूटीफुल सी लेडी जो कि फ्लावर सेक्ट की ग्रैंड एल्डर फेरी चिंग होती है, वो पूछती है क्योंकि अलायंस है इसका कोई न कोई एक अलायंस चीफ होना चाहिए, वरना हमें एकजुट होकर डिसीजन लेने में परेशानी होगी। तो फिर इस अलायंस चीफ की पोजीशन को कौन लेने वाला है? फेरी चिंग के शब्दों को सुन के ये पूरा हॉल साइलेंट मोड में चला जाता है। ये सवाल जरूरी होने के साथ साथ काफी सेंसिटिव भी होता है। ये लोग कुछ सोचने के बाद बोलते हैं क्योंकि इस अलायंस को मैंने सजेस्ट किया है, इस वजह से अगर अलायंस चीफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ लोगों के बीच में फालतू कहानियां शुरू हो जाएंगी। इस वजह से आप तीनों पार्टीज मिलके अपने हिसाब से एक अलायंस चीफ को सिलेक्ट करो। जब तक वो सूटेबल होता है मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब येलो अलायंस चीफ की पोजीशन को लेने से मना कर देते हैं सभी लोग थोड़े से स्टार्टर्ड हो गए थे। सभी लोग काफी एम्बेरस फील करते हैं, स्पेशली फेरी चिंग। उनके चेहरे पे एक अपॉलॉजी भरा एक्सप्रेशन होता है। ये उनकी बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती कि येलो को फालतू में चीजें क्लैरिफाई करनी पड़े। जियान हंस के बोलते हैं हाँ आप सभी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अलायंस चीफ को छोड़ भी दिया जाए तो तीनों ही पार्टीज के पास 3 डेप्यूटी अलायंस चीफ होंगे। अगर इन तीनों अलायंस चीफ के ओपिनियन एकदम साथ में होते हैं तो फिर अलायंस चीफ के डिसीजन को भी बदला जा सकता है। ऐसा होने से किसी को फोर्सफुली ऑर्डर्स को मानने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर रीचिंग थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद बोलती है जो भी इंसान अलायंस चीफ की पोजीशन में बैठेगा उसके पास शानदार स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तो और उसकी रेपुटेशन भी ऐसी हो जिसे सभी रिस्पेक्ट करें। मैं तो इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूँ। और तो जहाँ तक बात रही एंसेस्टर हुयन की, भले वो पावरफुल हो लेकिन इनका टेम्पर थोड़ा सा हॉट है। वो डेफिनेटली इंपल्सिव एक्ट करेंगे। इस वजह से अलायंस चीफ की पोजीशन इनके पास तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। फेरी चिंग के शब्दों को सुन के एंसेस्टर हुयन अपनी आंखें रोल कर लेते हैं। खैर वो फालतू में सवाल जवाब नहीं करते, उन्हें मैनेजमेंट टास्क वैसे भी अच्छे नहीं लगते। अगर वो इनसे नफरत नहीं करते होते तो इतने समय से बर्निंग फ्लेम वैली को और कोई मेंटेन नहीं कर रहा होता। फेरी चिंग कंटिन्यू करती हुई बोलती है इस वजह से मेरे हिसाब से अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए सबसे सूटेबल 2 लोग होंगे। ये है पिल टावर से ओल्ड मिस्टर लिन और याओ चैन। दोनों ही पावरफुल हैं और दोनों ही सेंट्रल प्लेन्स में एक शानदार रेपुटेशन को पोजेस करते हैं जिससे एक्सपर्ट्स को आसानी से सम्मान किया जा सके। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जब पिल टावर के फर्स्ट एडलर को मालूम पड़ता है कि वो अलायंस चीफ की पोजीशन के लिए इलेक्ट हो गए हैं, उनके चेहरे को स्टैंड एक्सप्रेशन कवर कर लेता है। वो तुरंत ही स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। वो हल्के से साय करके बोलते हैं मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ, मेरा खून ठंडा पड़ चुका है। अगर इस अलायंस को सिर्फ खड़ा ही रहना होता तो फिर भी मैं एग्री कर लेता,
लेकिन इस अलायंस को लाइवलीनेस की जरूरत है। अगर मैं इस अलायंस चीफ की पोजीशन को ले लेता हूँ तो मेरी वजह से अलायंस एकदम फीकी फीकी हो जाएगी। मुझे लगता है अलायंस चीफ की पोजीशन को यालो को लेना चाहिए। ये सुन के फेरी चिंग स्माइल करती है, उनकी आंखें देखती है यालो की तरफ। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो याओचन तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते हो। सभी के इस तरीके से डिसीजन लेने के बाद यालो अंदर से काफी कड़वाहट फील करते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन अंत में जाके फालतू का विरोध नहीं करते। वो कहते हैं क्योंकि आप सभी का मेरे ऊपर भरोसा है, मैं टेम्परेली इस अलायंस चीफ पोजीशन को स्वीकार कर लेता हूँ। जब मुझे कोई सूटेबल इंसान मिल जाता है इस पोजीशन को उसे सौंप दिया जाएगा। जब एट द एंड अलायंस चीफ की पोजीशन यालो के हाथ में ही आती है, इसे देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है क्योंकि अलायंस चीफ ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, हमें अलायंस का एक नाम चुनना होगा, क्योंकि जब तक अल्टीमेटली अलायंस के पास नाम नहीं होता लोगों के इसे अपनाने में परेशानी होगी। तो फिर आप सभी के हिसाब से इस अलायंस का क्या नाम होना चाहिए? जैसे जियान की मुझे शब्द बाहर आते हैं, एंसेस्टर हुएजिन के चेहरे को देख ऐसा लगता है जैसे वो नामकरण संस्कार में काफी इंटरेस्टेड है। वो तुरंत ही कहते हैं अगर कोई इसे सच में नाम देना चाहता है तो वो नाम एकदम ग्रैंड होना चाहिए। एक अरे गहरे नतु खरे नाम के साथ ये अलायंस बस एक जोक बन के रह जाएगी। मैं तो कहता हूँ इसे अल्टीमेट राइशियस हॉल बोलो। इस नाम को सुन के जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगती हैं। एटमॉस्फेयर को ऑकवर्ड पाके फर्स्ट एडर हल्का सा खांस के बोलते हैं क्योंकि हमारा अपोनेंट हॉल ऑफ सोल्स है और अगर वो सोल को हॉल की तरह यूज करते हैं तो हमें एक ऐसा नाम रखना चाहिए जो इससे भी सरपास करता हो। हमें हेवन को मेंशन की तरह यूज करना होगा। इस वजह से क्यों नहीं से हेवन मेंशन बोला जाए। जियान स्माइल करके बोलता है सोल को हॉल की तरह यूज करना और हेवन को मेंशन की तरह। ये हेवन मेंशन काम कर सकता है लेकिन हेवन तो आसमान है। चलो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों ना हम अपनी अलायंस को स्काई मेंशन बोलें। आप सभी का क्या कहना है? एंसेस्टर हुएजिन अपनी दाढ़ी को सहलाते हैं। वो कहते हैं स्काई मेंशन, आसमान को मेंशन की तरह यूज करना। ये नाम सच में काफी ग्रैंड लगता है। उन्हें ऐसा लगता है उनके अल्टीमेट राइशियस हॉल से ये नाम काफी ज्यादा शानदार है। फर्स्ट एल्डर भी नोट करके बोलते हाँ हाँ ये नाम बिल्कुल चलेगा। सभी को एग्रीमेंट पे आती हुई देख यालो के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहते हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है हमारी अलायंस स्काई मेंशन कहलाएगी। आसमान को मेंशन की तरह यूज करना ये डेफिनेटली हॉरोसोल से खतरनाक लगता है। जियान टेबल पे से वाइन के कप को उठा लेता है। वो कहता है क्योंकि अलायंस फॉर्म हो चुकी है, चलो हमारी इस नई स्काई मेंशन अलायंस के लिए साथ में मिलकर एक ड्रिंक हो जाए। हालांकि जियान कुछ और ही बोलना चाहता था लेकिन अचानक से उसकी आंखें डार्क और चिली हो जाती हैं। उसकी नजर जाती है हॉल के सेंटर की तरफ। वहाँ का स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हो गया था। एक डेंस ब्लैक फॉग फैलने लगता है। साथ में सभी के कानों में जाती है एक इंडिफरेंट सी आवाज। हॉल में गूंजती हुई आवाज बोलती है स्काई मेंशन। हाँ ये नाम सच में काफी डोमिनेटिंग लग रहा है, लेकिन हॉल चीफ सच में देखना चाहता है कि क्या तुम्हारे पास इसे एंजॉय करने की लाइफ बचेगी। उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में से आने वाली इस आवाज को सुन के जियान की आंखें बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं, स्पेशली जब वो हॉल चीफ वाले शब्दों को सुनता है। हॉलोसोल इस बंदे को यहाँ पे भेज के क्लियरली अलायंस के फॉर्म होने के बीच में इंटरवीन करना चाहता है और तो ये इंसान अपने आप को हॉल चीफ कह रहा है। क्या ये वही हॉलोसोल का मिस्टीरियस हॉल चीफ है? उस डिस्टॉर्टेड स्पेस में से ब्लैक फॉग लगातार बाहर आता रहता है। कुछ ही समय के बाद सभी की आंखों के सामने ये काले रंग के फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जब फिल टावर के फर्स्ट एल्डर इस फिगर को देखते हैं उनके मुंह से एक आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं हॉलोसोल का हॉल चीफ। उनकी आगे की तरफ झुकी बॉडी और भी आगे लीन कर लेती है। अचानक से उनके आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट करने लगता है। ये देख के वो काला धुआं भी फ्लक्चुएट होता है। उसमें से एक हंसी की आवाज बाहर आती है। वो कहता है शायद मुझे डेप्यूटी हॉल चीफ कहना बेटर होगा। जियान के चेहरे पे एक कोर स्माइल आती है। उसकी शार्प आईसाइट उसे क्लियरली बताती है कि सामने खड़ा ये फिगर बस एक शैडो है, ना कि एक्चुअल बॉडी। जियान कहता है लगता है तुम हॉलोसोल के डेप्यूटी चीफ एकदम स्माइललेस इंसान हो, क्योंकि अगर तुम्हारी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन आने की हिम्मत हो गई तो एटलीस्ट तुम्हें अपनी एक्चुअल बॉडी को तो शो करना ही चाहिए। एक इल्यूजरी फिगर दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा डरे हुए हो। यह सुन के ब्लैक फॉग के अंदर की आवाज बोलती है जियान इतने सालों में पहली बार है जब कोई मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारी अभी के अचीवमेंट्स ने इस चीफ को सरप्राइज कर दिया है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तभी तुम्हारे शाओगुन को एक्सटर्मिनेट कर देता। इस समय जियान की आंखें एकदम आइसी कोल्ड हो गई थी। वो कहते हैं तुम्हारे हॉलोसोल के कई बंदे ये पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन तुम जो कि खुद को हॉलोसोल का डेप्यूटी चीफ कहता है वो यहाँ पे इस तरीके की बकवास करने के लिए आया है, तो फिर इस इल्यूजरी फिगर को एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जियान अपने हाथ को उठाने लगता है। उसका निशाना होता है वो इल्यूजरी फिगर। उस काले धुएं के आसपास की स्पेशल फ्लक्चुएशंस बढ़ जाती हैं। उस काले धुएं के अंदर का इंसान स्माइल करता है। ब्लैक फॉग की डेंसिटी बढ़ती है। ये काले रंग की शीशे में बदल जाता है। वो हॉलोसोल का डेप्यूटी चीफ कहता है नेचुरली चीफ का यहाँ पे आने का रीजन तुम्हारे हाथों को तोशे एंशिएंट गॉड जेड है। तुरंत ही उस शीशे में रिपल्स क्रिएट होती है। एक इमेज दिखाई देती है। वो इमेज एक बहुत ही बड़े जेल की होती है। स्पेशली हमारा ध्यान जाता है एक सेल के ऊपर जिसे काले रंग की चेन्स ने रैप करके रखा था। हम उस सेल के बीच में एक दुगले पतले से इंसान को बैठे हुए देखते हैं। कई काले रंग की चेन्स उसके हाथ पैरों से बनी हुई होती हैं। इस फिगर को देख के जियान का चेहरा एकदम फिरोशिश हो जाता है। हम अचानक से जियान को खड़ा होते हुए देखते हैं। सभी दिशाओं में एक टेरिफाइंग ऑरा उसकी बॉडी से रिलीज होने लगा था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसके आसपास की जो चेयर और टेबल्स होती है वो मिट्टी में बदल जाती है। जियान के मॉन्स्टर
मॉन्स्टर किलिंग इंटेंट की वजह से इस पूरे हॉल का टेम्परेचर खतरनाक तरीके से गिर जाता है। इस समय जियान के हाथ क्लेंच हो गए थे, उसके नाखून उसके पाम में घुस जाते हैं। जियान की पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। इमेज के अंदर जो मेजरेबल सा फिगर है, उस फिगर को जियान कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि ये उसके फादर थे। भले इतने सालों से जियान ने अपने फादर को नहीं देखा है, लेकिन कनेक्टेड ब्लड लाइन से जो फैमिलियर फीलिंग आती है, जियान उसे तुरंत ही सेंस कर लेता है। भले जियान चाहे कितने भी डांस किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा हो, लेकिन लगता है उस ब्लैक फॉग के अंदर के फिगर को इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। वो कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे तो एंशिएंट गॉड जेड को हैंड ओवर कर दो, नहीं तो अगले साल तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी होगी। इस समय जियान का चेहरा इतना डार्क होता है कि बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा था। उसके हाथों में से लगातार क्रीकिंग साउंड बाहर आते हैं। इस समय जियान अपने दिमागी संतुलन को खोने की कगार पर आ चुका था। उसकी दोनों आंखें लाल होती हैं। एक इनसेन मर्डरस डिजायर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले वो सामने के फिगर के 10,000 टुकड़े कर पाता, एक ठंडा सा हाथ उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है। एक चिंता से भरी आवाज उसके कानों में एंटर करती है। वो आवाज कहती है, जियान शांत हो जाओ। इस सॉफ्ट आवाज को सुन के हम जियान की बॉडी को वैसे ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। इसी समय जैसे तैसे करके उसकी रेशनैलिटी वापस लौट पाई थी। कई गहरी सांस लेने के बाद वो अपनी किलिंग इंटेंट को सप्रेस करता है। उसका फेरोशियस चेहरा पहले की तरह काम हो चुका था। जियान के एक्सप्रेशन को फिर से काम होती हुई देख वो ब्लैक फॉग इंटेंसली फ्लक्चुएट होने लगता है। उसमें से कोल्ड आवाज कहती है, तो एंशिएंट गॉड जेड को हैंड ओवर कर दो। जियान की टेरिफाइंग ब्लैक आंखें उस काले धुएं के अंदर के इंसान को देखने की कोशिश करती हैं। वो कहता है, अगर मैं तुझे तोशे एंशिएंट गॉड जेड को दे देता हूँ तो फिर मेरे फादर की मौत और भी जल्दी हो जाएगी। वो कहता है, तेरी ट्रिक मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाली। अगर तू सच में तोशे एंशिएंट गॉड जेड को ऑब्टेन करना चाहता है तो तुझे मेरे फादर को मेरे पास लाना होगा, वरना मैं तेरे सारे थ्रेड्स को बिल्कुल इग्नोर करने वाला हूँ। मेरे हाथ में जो एंशिएंट तोशे जेड है वो मेरे फादर की जिंदा या मुर्दा होने की कंडीशन को सेंस कर सकता है। अगर तोशे एंशिएंट गॉड जेड और मेरे फादर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो मैं इस जेड को गुक्लैन को दे दूंगा। तुम लोग कभी इसे हासिल नहीं कर पाओगे। जियान के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद उस ब्लैक फॉग में से कोल्ड आवाज बाहर आती है। वो कहता है, तुम इस छोटे से जेड के लिए अपने फादर की मौत को इग्नोर करने वाले हो। हाँ। जियान हल्के से स्माइल करता है। उसके चेहरे की वो कामनेस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। उसे पता नहीं होता कि होलो सोल तोशे एंशिएंट गॉड जेड को हासिल करने के लिए इतने एंशियस क्यों हो रहे हैं। रिगार्डलेस उसका कारण चाहे कुछ भी हो, जब तक तोशे एंशिएंट गॉड जेड जियान के हाथ में है, उसकी फादर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जब तक तोशे एंशिएंट गॉड जेड का इशू रहता है, होलो सोल उसके फादर की जान नहीं ले सकता। इस रीजन की वजह से जब तक शाओज़ान की सेफ्टी एकदम क्लियर नहीं हो जाती, जियान तोशे एंशिएंट गॉड जेड को बिल्कुल हैंडओवर नहीं करने वाला, क्योंकि इसके काफी हाई चांसेस है कि जैसे ही जियान इस जेड को हैंडओवर करता है, उसके पिता की जान चली जाएगी। जियान कैसे कंपोजर को देखने के बाद उस काले धुएं के अंदर का इंसान समझ जाता है कि स्कीम्स उसके खिलाफ काम नहीं करने वाली। वो कहता है, ही क्या ही रूथलेस इंसान है। लगता है फर्स्ट एंजन ने जो भी मुझसे कहा था वो बातें बिल्कुल सही है। ऐसे मेथड्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाले। जियान के चेहरे पे कोई इमोशन शो नहीं होता। वो कहता है, अगर तुम अपनी एक्चुअल बॉडी को यहाँ पे रिवील नहीं करने वाले तो तुम यहाँ से फूट सकते हो। जियान कैसे रूथलेस शब्दों को सुनने के बाद उस ब्लैक फॉग में से आवाज आती है, जियान तुम इस हॉल चीफ के सामने इस तरीके से एरोगेंट बिहेव करना बंद कर दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्काई मेंशन अलायंस की वजह से अब तुम्हारे पास हमारे होलो सोल से फाइट करने की पावर आ गई है? टिस्क तुम बस इंतजार करो। जैसे ही तुम सभी को मेरे होलो सोल की पावर के बारे में मालूम पड़ता है, तुम सभी उम्मीद अपने आप ही खो दोगे। और जहाँ तक बात रही पिल टावर की, नॉर्मली हमारा होलो सोल तुम्हारे चेहरे को थोड़ी वैल्यू देता था, लेकिन अब क्योंकि तुमने ऐसे एक्शन लिए, हमारे विशेष एक्शंस को बिल्कुल ब्लेम मत करना। कोइंसिडेंटली तुम्हारे पिल टावर के एल्केमिस्ट के ऊपर हमारी काफी लंबे समय से नजर है। वो ब्लैक फिगर डीप आवाज में कहता है, मैं फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को एडवाइस करना चाहूंगा कि तुम दोनों फालतू में इसमें इन्वॉल्व मत हो, वरना जब तुम्हारे दोनों फैक्शन डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। पिल टावर के फर्स्ट एडल्ट कोल्ड आवाज में कहते हैं, अब क्या तुम सच में हमारे पिल टावर को निगल सकते हो? ये डिपेंड करेगा तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। फेरिचिंग और एंसेस्टर यन की आंखें हल्की सी नैरो हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कोल्ड नजरों के अलावा वो कुछ बोलते नहीं है। जियान की डार्क और कोल्ड आंखें उस काले धुएं के अंदर के इंसान को लगातार देख रही होती हैं। अब उसकी और भी बकवास करने की इंटेंशन नहीं होती। वो अपने हाथ को क्लेंच करते हुए बोलता है, तेरे वापस लौटने के बाद तू सबको इन्फॉर्म करना कि मैं जियान फ्यूचर में हनक्लैन और होलो सोल के सारे बेस्टर्स को खत्म कर दूंगा। जिस मोमेंट में जियान ने अपने हाथ को क्लेंच किया था, उस ब्लैक फॉग के आसपास का स्पेस एक बैंग साउंड के साथ फट जाता है। एक खतरनाक लेवल की पावर स्पेस को क्रैक कर देती है। साथ में जो ब्लैक फॉग होता है, हम उसे स्पॉट से मिटते हुए देखते हैं। जब वो ब्लैक फॉग और ह्यूमन फिगर दोनों डिसअपीयर हो गए थे, इस बड़े से हॉल में एक हंसी की आवाज गूंजती है। ये आवाज काफी लंबे समय तक एको करती रही थी। ये आवाज होती है उस डेप्यूटी चीफ की। वो कहता है, टिस टिस क्या घमंडी लड़का है, आगे तो अपने आप को क्या ही समझता है। इवन शाओज़ान जैसा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी हमारे होलो सोल के चंगुल से नहीं बच पाया। लगता है तुम्हारी वन स्टार दोशेंग की स्ट्रेंथ के साथ तुम अपनी लिमिट्स को नहीं जानते हो। जब तक तुम्हारी आने की हिम्मत होती है, मैं पर्सनली तुम्हें खत्म कर दूंगा। जब हॉल में धीरे धीरे शांति फैल जाती है, फाइनली याला फिर से बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, लगता है हमारी अलायंस के बारे में होलो सोल को काफी समय पहले ही जानकारी मिल गई थी, नहीं तो ये इंसान यहाँ पे सभी को डराने धमकाने के लिए अपने आप को इस तरीके शो नहीं करता। जियान हल्की आवाज में कहता है, हमारी अलायंस का कहीं ना कहीं होलो सोल को डर है, नहीं तो जैसा इनका कैरेक्टर होता है ऐसी चीज को बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करते। जियान सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या इससे पहले किसी ने सॉल ऑफ सोल के डिप्यूटी चीफ के बारे में सुना है? एंसेस्टर होजन अपनी आईब्रोज को नेट करके बोलते हैं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हन क्लैन के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये डेप्यूटी हॉल चीफ डेफिनेटली हन क्लैन से आता है। एंसेस्टर हन कोल्ड आवाज में कहते हैं, लेकिन इस इंसान की मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ 3 स्टार दोशंग के लेवल की होगी, वरना यहाँ पे आने वाली बात शैडो नहीं होती। वो खुद पर्सनली यहाँ पे आता। वो खुद को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसके पास हम सभी को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। जियान हल्के से नॉड करता है। कुछ समय पहले आया हुआ डेप्यूटी हॉल चीफ कहने की जियान की लाइनअप से डरता है। जियान कहता है, एवरीवन, हमारे अलायंस के मामले ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, क्या किसी के दिमाग में और कोई सवाल है? वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हॉल ऑफ सोल इस अलायंस का पावरफुल एनिमी है। जैसे ही हम इस अलायंस को पब्लिकली अनाउंस करते हैं, हॉल ऑफ सोल डेफिनेटली शांत नहीं रहने वाला। उस समय हम सभी को साथ में काम करके इस पावरफुल एनिमी से फाइट करनी होगी। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर एंसेस्टर होयन, फेरिचिंग और बाकी सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली वो सभी लोग अपने सिर को हिलाते हैं। इनमें से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी हॉल चीफ की धमकियों की वजह से वो सभी अपने डिसीजन को चेंज कर दें। सभी की स्थिर आंखों को देख के जियान डीप आवाज में कहते, तो ठीक है, हम कुछ दिनों में इस अलायंस के बारे में अनाउंस कर रहे होंगे। उस समय उम्मीद करता हूँ कि हर एक फैक्शन के अंदर एक ऐसा वर्महोल बनाया जाए जिससे हम सभी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की जरूरतें कभी बढ़ सकती हैं। ये सुन के सभी लोग नोट करते हैं। अब अलायंस फॉर्म हो चुकी है। जैसे अलायंस का नाम फैलेगा और असूल से इसका रिस्पॉन्स जरूर करेगा। अब भविष्य में शांति नहीं रहने वाली। एंसेस्टर होयन कहते हैं, चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें जल्दी से वापस लौट के वर्महोल्स को बिल्ड करना होगा। एंसेस्टर होयन और बाकियों को खड़े होकर जाते हुए देख जियान स्माइल करके नोट करता है। वो और यालो सभी को बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। वो सारे लोगों को डिसअपीयर होते हुए देखता है। फिर उसके और यालो के बीच में कुछ आंखों में बातें होती हैं। दोनों ही सेंस कर पाते हैं कि एक बड़ा सा तूफान उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सैंडल पेंस जो कि पिछले कुछ सालों से रिलेटिवली शांत रहा है, अब इसमें फिर से खलबली मचने वाली है। जब फॉलिंग स्टार पवेलियन, पिल टावर, फ्लावर सेक और बर्निंग फ्लेम वैली साथ में मिलके स्काई मैंशन अलायंस के बारे में अनाउंस करते हैं, ये पूरे सैंडल पेंस के लिए एक बहुत ही बड़े बॉम्ब की तरह होता है। चारों तरफ कियोस फैल जाती है। सैंडल पेंस के अंदर चारों बड़े बड़े फैक्शंस काफी डीप रेपुटेशन को पोजेस करते हैं। इनमें से किसी फैक्शन को एक जाइंट बोला जा सकता है। स्पेशली जब बात होती है पिल टावर की, तो उसे सिंपली जाइंट बोलना भी सही नहीं होगा। इस फैक्शन के पास एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की बहुत ही टेरिफाइंग एबिलिटी है। भले कई सालों से एकदम जेंटल बिहेव करते आ रहे हो, लेकिन कोई भी इंसान जो कि मूर्ख नहीं है वो जान जाएगा कि पिल टावर की लेजी अपीयरेंस के नीचे एक फ्राइटनिंग लेवल की स्ट्रेंथ छिपी हुई है। इन चारों ह्यूज फैक्शंस के साथ मिलने से जो अलायंस फॉर्म हुई है, वो पहले वाली प्रोफाउंड रिवर अलायंस से न जाने कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर इस नई फॉर्म हुई स्काई मैंशन अलायंस से कंपेयर किया जाए, तो फिर इसके सामने प्रोफाउंड रिवर अलायंस एकदम छोटी बच्ची थी। स्काई मैंशन अलायंस को इस प्रोफाउंड रिवर अलायंस को डिस्ट्रॉय करने में बस एक उंगली की स्ट्रेंथ लगने वाली है। कई लोग इमेजिन कर पाते हैं कि अलायंस जो कि चार बड़े फैक्शन से फॉर्म हुई है, किसकी स्ट्रेंथ कैसे राइज होने वाली है। अगर ये बड़ी अलायंस हॉल ऑफ सोल जैसे फैक्शन को फेस करती है, तब भी इसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। एक नया सुपर फैक्शन जो कि हॉल ऑफ सोल से मैच कर सके, उसने सैंडल पेंस में जन्म ले लिया है। जब इस एक्सप्लोसिव न्यूज की वजह से सैंडल पेंस में अप्रोर फैला हुआ होता है, कई फैक्शन सोचने लगते हैं। सभी सोचते हैं अगर उन्हें इस जायंट की सपोर्ट मिल जाए तो इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हो जाएंगे। इस स्काई मैंशन अलायंस की स्ट्रेंथ को शॉकिंग से कम बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा। फ्यूचर में इस दुखी कॉन्टिनेंट में से बहुत ही कम फैक्शन रह जाएंगे जो कि इसे कम्पीट कर सके। अगर कोई इंसान या फिर फैक्शन इनके प्रोटेक्शन को एंजॉय कर पाता है, तो फिर ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस वजह से जैसे इस खबर के बाहर आए हुए बस 3 दिन होते हैं, तीसरे दिन फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत ही लाइवली हो जाता है। कई फैक्शंस के लीडर खुद पर्सनली इतना लंबा ट्रेवल करके फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाते हैं। ये सभी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। याला और जियान चारों तरफ से आने वाली इन सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए वो पूरी तरीके से इस अलायंस पे डिपेंड कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली ज्यादातर फैक्शंस बस साइड में बैठ के शो देखने वाले हैं। वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि अलायंस स्ट्रॉन्ग है। अगर अलायंस अपनी पावर को खो देती है, तो ये तुरंत ही जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस समय इनके ऐसे एक्शंस पूरी अलायंस के मोरल को गिरा देंगे। इस वजह से आने वाले सारे चूहों बिल्लियों को स्काई मैंशन अलायंस एक्सेप्ट नहीं करती। खैर, ऐसे मामलों को लेकर जियान को कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समय काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। फेंग जुनजे जो कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरीज को मेंटेन कर रहे होते हैं, उन्हें वापस से सम्मन कर लिया गया था। लगातार पिछले कई सालों से फेंग जुनजे और यालो मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदरूनी और बाहरी सारे मैटर्स को संभालते आ रहे हैं। यही फॉलिंग स्टार पवेलियन की इतनी तेजी से ग्रोथ का बहुत ही बड़ा कारण है। हालांकि फेंग जुनजे की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन दोनों यालो से मैच नहीं कर सकती, लेकिन मैनेजमेंट के तौर पर यालो को काफी भी छोड़ देते हैं। इस वजह से जैसे अलायंस सक्सेसफुल रहती है, यालो तुरंत ही कुछ एल्डर्स को फेंग जुनजे को वापस लाने के लिए भेज देते हैं। फिर फेंग जुनजे फटाक से वापस आके सारे परेशानी वाले टास्क को रिजॉल्व करने लगते हैं। फेंग जुनजे की मैनेजमेंट करने की एबिलिटीज के ऊपर डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे ही फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस लौटते हैं, कई चीजें अपने आप ही स्थिर होने लगती हैं। फेंग जुनजे को इतने सारे टास्क को कंप्लीट करते हुए देख
म्यूजिक, दोनों गुरु और चेले काफी एम्बेरेस फील करते हैं। जैसे समय और भी आगे बढ़ता है, कई फैक्शन स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस को क्रॉस करके स्काई मेंशन अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। इस वजह से इस अलायंस की रेपुटेशन लगातार बढ़ती रहती है। अगर ये पॉजिटिव साइकिल लगातार चलती रहती है तो पिल टावर की हेल्प की वजह से स्काई मेंशन अलायंस का फ्यूचर काफी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाएगा। आई मीन स्ट्रेंथ के मामले में इस समय का पूरा इस्तेमाल करके चारों फैक्शंस अच्छे से वर्महोल को बिल्ड कर लेते हैं। अब जैसे ही किसी पार्टी को हेल्प की जरूरत होती है, तुरंत ही चारों फैक्शंस अपनी सपोर्ट को भेज सकते हैं, क्योंकि जब सभी साथ मिलकर अटैक और डिफेंड करेंगे तभी से अलायंस कहा जा सकता है। लेकिन जियान के लिए सरप्राइजिंग बात यह होती है कि जब अलायंस इतनी बिजी होती है, होलो सोल बीच में कुछ भी एक्शन नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे उन्हें इस अलायंस की कोई परवाह ही नहीं है। और रिगार्डलेस होलो सोल चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जियान का ग्रुप एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन हॉल को स्टेबलाइज करने के डिसीजन पे आता है। इस इन्फॉर्मेशन हॉल का असली गोल होता है सेंट्रल प्लेस में फैली हुई सारी होलो सोल की ब्रांचेस के बारे में न्यूज इकट्ठा करना, क्योंकि जितना हमें अपने बारे में पता होना चाहिए उतनी ही जानकारी हमें अपने दुश्मन की भी होनी चाहिए। होलो सोल इन सभी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वजह से अलायंस को इनकी लोकेशंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सही समय आता है वो खुद एक्शन लेने का इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं पैसिव से एक्टिव में जाना। हमें मानना होगा कि अलायंस के फॉर्म होने के बाद चारों फैक्शंस के बीच का कोऑपरेशन बहुत ही शानदार होता है। सिर्फ 15 दिन के समय में होलो सोल की 2 ब्रांचेस के बारे में पता लगा लिया गया था। हालांकि इस खोज के दौरान उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल काफी फायदे की बात है। इस खबर को सुनकर जियान को इम्पल्स आती है कि वो पर्सनली जाके होलो सोल की दोनों ब्रांचेस को पूरी तरीके से एनालाइज कर दे, लेकिन वो खुद को शांत करके इस इम्पल्स को सप्रेस कर लेता है। हालांकि अलायंस की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, बट अगर वो इस समय होलो सोल से लाइफ और डेथ वाली बैटल शुरू कर देते हैं, हार और जीत बिल्कुल क्लियर नहीं है। जियान बिल्कुल नहीं चाहता था कि एंडिंग ऐसी हो। आखिरकार होलो सोल के पीछे और भी टेरिफाइंग हन क्लैन जैसा एंशिएंट क्लैन बैठा हुआ है। हालांकि अलायंस होलो सोल से फाइट करने के लिए पहना हथियार हो, लेकिन अलायंस की स्ट्रेंथ का यूज करके होलो सोल को डरा के चुपचाप रखा जा सकता है। अलायंस के पास हमेशा पावरफुल स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए, वरना जैसी जियान के एंसेस्टर शाओजन की हालत हुई थी, कुछ ऐसा ही अंत इस अलायंस का हो सकता है। अब ये कहा जा सकता है कि अलायंस अपनी इन्फेंसी पीरियड में, मतलब इसका असल में जन्म भी नहीं हुआ है। जैसे फ्यूचर में सब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है, पिल टावर की इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी की वजह से कुछ बेंशंग या फिर दोशंग लेवल के ओल्ड डीमंस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो अभी तक आइसोलेशन में ट्रेन कर रहे हैं। अगर अलायंस इन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है तो फिर अलायंस की असिस्टेंट तब बढ़ेगी। इस वजह से अभी की स्काई मेंशन अलायंस अपनी हाल फिलहाल में बढ़ी हुई स्ट्रेंथ की वजह से एरोगेंट बिहेव नहीं कर सकती। जब वो हमेशा प्रिपेयर होके धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहते हैं, तब इनके पास होलो सोल और हन क्लैन से डील करने की पावर होगी। उन्हें अपनी पावर को अनलीश करने से पहले इसे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना होगा। जब अलायंस होलो सोल की लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, अलायंस ने कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी चुना था, जिनकी छोटी छोटी टीम्स बनती हैं। इन टीम्स का काम एल्केमिस्ट की प्रोटेक्शन का होता है, जैसे होलो सोल इनकी सोल्स को कैप्चर न कर पाए। ये टीम अलायंस की टेरिटरी में लगातार घूमती रहती है। जैसे उन्हें अलायंस का रिक्वेस्ट वाला सिग्नल दिखाई देता है, वो अपनी फास्टर स्पीड से उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ऐसी स्पेशल प्रोटेक्शन की वजह से पिल टावर के एल्केमिस्ट काफी अच्छा फील करते हैं। कुछ एल्केमिस्ट जो कि शुरुआत में पिल टावर के अलायंस को ज्वाइन करने से डिसप्लीज फील कर रहे होते हैं, वो अलायंस के द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन को धीरे धीरे करके स्वीकार करने लगते हैं। जब सभी लोग इस अलायंस के शॉकिंग पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे होते हैं, फटाक से 1 महीना निकल जाता है। अब ये सीन होता है फॉलिन स्टार पवेलियन की एक शांत सी जगह का। यालाओ, जियान, काइलिन, लिटिल फीट डॉक्टर और बाकी के सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए होते हैं। इन सभी के एक साथ इस तरीके से इकट्ठा होना ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। पिछले कुछ समय के दौरान ये लोग इतने ज्यादा बिजी रहे थे कि इन सभी के लिए इस तरीके से फ्री बैठना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। यालाओ के हाथ में टी कप होता है। वो एक सेब को लेने के बाद बोलते हैं, अभी भी होलो सोल का कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा है। अगर मैं सही से गैस कर रहा हूँ तो ये 9 महीनों के बाद अपीयर होने वाली प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का वेट कर रहे होंगे। जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। जियान कहते हैं आखिरकार होलो सोल के पास प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के रिगार्डिंग न्यूज कैसे पहुंची होगी। उसे भी जानकारी तब मिली जब 10 सालों तक लगातार खोज करने के बाद उसने सारे मैप फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लिया। तो फिर हन क्लैन इसके बारे में कैसे जान सकता है। येलो हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, हन क्लैन क्या क्या जानता है इसे अभी तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। वो कहते हैं ये पहली बार नहीं है जब प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर हो रही है। हन क्लैन न जाने कितने सालों से एग्जिस्ट करता आ रहा है। हो सकता है कि उनके पास इसके रिकॉर्ड्स हों। ऐसी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। बिना रियलाइज करे वो अपने माथे को रगड़ने लगता है। अगर उसकी खोपड़ी के अंदर जो मिस्टीरियस लाइट है वो अंत में जाके बिल्कुल यूजलेस निकली तो फिर उसका मैप फ्रेगमेंट्स को ढूंढना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। येलो कहते हैं प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को अपीयर होने में अभी भी 9 महीने रह गए हैं, तो मैं भी इसकी तैयारियों में लग जाना चाहिए। इस 3rd रैंक की फ्लेम के ऊपर डकैती डालने के लिए होलो सोल सच में टेरिफाइंग लेवल के एक्सपर्ट को डिस्पैच करने वाला है। इस वजह से जितना हमारे पास समय बचा हुआ है, हमें समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाना होगा। जियान हेल्पलेस तरीके से बोलता है, दोशेंग क्लास में एडवांस करने के बाद थोड़ा भी आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। करीब 3 महीने के समय में शायद मैं 1 स्टार दोशेंग के इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जब 9 महीने खत्म होंगे तब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशेंग के पीक पे ही होगी। येलो हंस के बोलते हैं, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काइलिन की बात कर रहा हूँ। वो एक 7 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन है। जब तक उसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है वो जल्दी से बेंशिंग क्लास में एडवांस कर
लेगी। हेवन सॉलिंग पाइथन की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रेक थ्रू के बाद वो एक जेन्युइन दोशंग से ही फाइट कर पाएगी। इस वजह से काइलिन का ब्रेक थ्रू तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगा। येलो हंस के बोलते हैं तुम्हारी गूक्लिन की वो छोटी सी गर्लफ्रेंड रूमर्स के हिसाब से एंशिएंट वेस्टर्न रीजन से वापस आने के बाद सीधा रिट्रीट में चली गई है। जैसी वो रिट्रीट से बाहर आती है गूक्लिन के पास एक और दोशंग होगा। अगर तब हम उसे बुला के हमें ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं ये भी हमारी काफी बड़ी मदद होगी। येलो के शब्दों को सुन के जियान बेटर तरीके से स्माइल ही कर सकता था। काइलिन और जुन्नर दोनों ही लोग काफी फ्राइटनिंग पोटेंशियल को पोजेस करते हैं। इनमें से एक 7 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन है जो कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन से भी ज्यादा रेयर स्पीशीज है और दूसरे के पास लेजेंडरी डिवाइन बटलाइन है। अगर ये दोनों ट्रेन करते समय आधी भी कोशिश करते हैं इन्हें दोगुना फायदा होने वाला है। इन दोनों से कंपेयर करते हुए जियान काफी ज्यादा ऑर्डिनरी नजर आता है, लेकिन खैर इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। इस दुनिया में फेयरनेस जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर जियान सच में अनफेयरनेस के ऊपर फोकस करता तो उसके पास आज की उसकी अचीवमेंट्स नहीं होती। जियान साय करके बोलते हैं हालांकि जब तक एक 7 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है उसे बेंशिंग क्लास में एडवांस करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे बात एनर्जी की फंस रही है। बेंशिंग क्लास में एडवांस करने के लिए एनर्जी काफी फ्राइटनिंग अमाउंट में चाहिए। आखिर ऐसे खजाने से भरी जगह हमें कहाँ मिलने वाली है। ये सुन के येलो अपनी आंखों को नैरो कर लेते हैं। वो स्माइल के साथ बोलते हैं इस दुखी कॉन्टिनेंट में एक ऐसी जगह है जो कि काइलिन की बॉडी को टेम्पर करने में हेल्प कर सकती है। और तो अभी काइलिन के पास वो एक्सट्रीमली रेयर 9 कलर्ड ओरिजिन स्टोन है। अगर उसका लक अच्छा रहता है तो एंशिएंट हेवन स्नेक किंग के लेवल के एग्जिस्टेंस के जैसे इवॉल्व कर सकती है। एंशिएंट टाइम में वो एक 9 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन हुआ करता था। इस समय काइलिन और जियान दोनों की आंखें येलो को एकदम फायरी हॉट तरीके से देख रही होती हैं। दोनों लोग साथ में बोलते हैं कहाँ पे। येलो हंस के बोलते हैं 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की 9 सरीन स्प्रिंग। अचानक से येलो की आंखें जाती हैं जियान की तरफ। अगर तुम सच में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना ही चाहते हो तो तुम्हें इस 9 सरीन स्प्रिंग को विजिट करना ही होगा। अब खैर इससे पहले येलो बता पाते हैं कि 9 सरीन येलो स्प्रिंग क्या बल्ला है, हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो कहीं आप सभी का इंटरेस्ट न खो जाए, इस वजह से एपिसोड को ऐसे डिजाइन करना होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट में येलो बता रहे होंगे कि जियान को 9 सरीन स्प्रिंग की तरफ क्यों जाना होगा। फिर हमें ड्रैगन ट्राइब की सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ रहा होगा। और हाँ अगले पार्ट में जियान 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में एंटर करके अपने काम को शुरू कर चुका होगा। खैर क्या एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आई है आप कमेंट्स में लिख के डेफिनेटली बताना। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भाई किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और आपके इस छोटे से एक्शन की वजह से हमें आगे बढ़ने का और भी मोटिवेशन मिलता है। सो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दो। अब कोर्स जो मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं वो चैनल की मेंबरशिप के पार्ट बन सकते हैं। वहाँ पे आपको लोएस्ट से हाईएस्ट तक सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसा करने से आप अर्ली एक्सेस जैसे फीचर का भी फायदा उठा पाओगे। ज्वाइन का ऑप्शन होगा चैनल के होम पेज पे, डू चेक दैट आउट। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा। रिलीज होते ही नेक्स्ट एपिसोड को मैं राइट साइड में चिपका देता हूँ। तब तक मजे करो, टाटा बाय बाय।